वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग के चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। इसके पहले मैंने पिछले क्लास में बताया है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने क्लियर डिफाइन किया है। आज मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल करके और फिर नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि एटम जो है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एटम। एटम कैन नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। एटम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, बट इट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। लेकिन यह रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, ले रहे रासायनिक केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। देन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एटम का फ्री एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होता है? बिकॉज इफ एटम यदि फ्री स्टेट में पाया जाएगा तो वो हाईली रिएक्टिव नेचर का होगा। मतलब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा। वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो यदि हम क्लोरीन को लेते हैं और इसके एटॉमिक फॉर्म को, इसको हम लोग इसके एटॉमिक फॉर्म को हम लोग कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं इसको? नेसेंट क्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेंट क्लोरीन। या फिर हम ऑक्सीजन को ले लें तो ये कहलाता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहलाता है? नेसेंट ऑक्सीजन। ये दोनों ही जो है ये क्लोरीन या ऑक्सीजन का एटॉमिक फॉर्म है। क्या है? एटॉमिक फॉर्म है जो हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। किसका कैसा होता है इसका नेचर? हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, इन नेचर मतलब ये ऐसा है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब ये तुरंत किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देने की क्या रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। इसलिए एटम एटॉमिक स्टेट में नहीं पाया मतलब मिलके यह एलिमेंटल स्टेट में मिलता है, मींस मॉलिक्यूलर स्टेट में मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स दो तरह के होंगे। तब एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे और दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। आज जो हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड ही एक बेसिक टॉपिक है जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे और उसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या नाम है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हेडिंग देते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, केमिकल कॉम्बिनेशन जो है के क्या रूल्स हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन के क्या रूल्स हैं, मतलब कैसे मतलब एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ठीक है, एटम एक दूसरे से कंबाइन होने के बाद कौन कौन से कंपाउंड, मतलब कि किस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एटम के कॉम्बिनेशन के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या रूल्स हैं। तो इसमें दो, मतलब कि ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या होगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा क्या है जी? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्पष्ट है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ, कोई एक एलिमेंट या कोई एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्ट करता है और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसके कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं
उसके अगेंस्ट ये नहीं कर सकता है। यदि किसी एक डेफिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो किसी एक मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्शन होगा तो उसकी कुछ एक अपने डेफिनेट रूल्स होंगे। तो वो कौन से रूल्स होंगे और कैसे हम लोग जान पाएंगे, इसको डिफाइन करने के लिए हम मतलब मुख्य रूप से कितने दो लॉज को देखते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है, दो लॉज हैं। इसमें फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मतलब मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। देयर इज नो लॉस ऑफ मास इन ओवरऑल रिएक्शंस। ओके, मतलब द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, क्या लिख सकते हैं, इन एनी केमिकल रिएक्शंस, है ना, in any chemical reaction the total mass of reactant is equal to the total mass of product। यानी कह सकते हैं the total mass of reactant is equal to the total mass of प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास जितना होगा प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। या इसको एक और लैंग्वेज में कह सकते हैं मास बिफोर रिएक्शन, mass before reaction is equal to mass after reaction। इसका मतलब ये है कि जितना रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट का मास होगा रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा। ये कौन कह रहा है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसको सबसे पहले जो प्रपोज किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, उनका उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो कह सकते हैं कि इसको सबसे पहले प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोशियर। सबसे पहले किसने प्रपोज किया था जी, एंटोनी लेवोशियर ने, ठीक है, प्रपोज किया था। मतलब ये इन्होंने कहा था कि रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये कह सकते हैं कि इस बात से ये पॉइंट निकल के आता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कह सकते हैं कि नहीं, नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एक मन में एक बात आएगा कि हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते कि मास कैसे कांस्टेंट रहता है रिएक्शन में, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास कैसे कांस्टेंट रहता है। तो चले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराते हैं हम, एग्जाम्पल देखें हम, तो इसको हम इरेज कर सकते हैं। देखते हैं, पहले एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है फॉर्मूला, CaCO3। इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट।
और यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराते हैं तो डिकम्पोज कराने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा जी, हीट सप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। जब इसको हम डिकम्पोज कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CaO और CO2 में, ठीक है। CaO इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग इसका मास देखें, आप इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। और ये क्या होगा जी, तो रिएक्शन के बाद जो फॉर्म करता है उसको हम लोग जनरली कहते हैं क्या, प्रोडक्ट्स। तो हमें रिएक्टेंट का मास देखना चाहिए और प्रोडक्ट का मास देखना चाहिए। तो सबसे पहले रिएक्टेंट का मास निकालने के लिए हम ईच एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40, कार्बन का 20 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, मतलब इतना। अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं। तो ये 40 प्लस 12 कितना होता है जी, 52 और प्लस 16 3 या 48। तो 52 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। यानी रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट का मास कितना था, 100 ग्राम। इसका मतलब प्रोडक्ट का भी मास कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो देखते हैं, कैल्शियम का मास यहाँ कितना है, 40, और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 16, कितना हुआ, और प्लस कार्बन का कितना होता है जी, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 इंटू 2, बिकॉज 2 मतलब देयर इज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सो वी कैन ऐड दिस बोथ एंड कैलकुलेट द ओवरऑल रिजल्ट। यानी 40 प्लस 16 कितना हुआ, 56, 56 प्लस 12 बताओ, 56 प्लस 12 68 और 68 प्लस 32 कितना हो गया जी, 100 ग्राम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट कितना है जी, इज इक्वल टू 100 ग्राम। और यहाँ मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, mass of product is also 100 gram. So we can say that mass of reactant is equal to mass of product. मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्शन के पहले जितना रिएक्टेंट का मास होगा, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास भी उतना ही रहेगा। देयर इज नो लॉस, देयर इज नो चेंजेज इन द मास ऑफ रिएक्टेंट और आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इट विल ऑलवेज सेम। एंड नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके हम स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे ये रिएक्टेंट था, इसको ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ जब हमने इसको क्या किया, डिकम्पोज किया, जब इसको हीट किया। एक और कोई एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, तुम लोग भी कोई एग्जांपल दे सकते हो। जैसे कार्बन है, कार्बन को यदि हम ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये क्या हो जाता है जी, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, बनता है ना। यानी इसका क्या नाम है, कार्बन। और ये क्या है जी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी इक्वेशन को हम ले सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लेंगे और वहां पर देखेंगे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करेगा। लाइक हियर 12 ग्राम, और इसका कितना है जी ऑक्सीजन का, तो 16 इंटू 2 ग्राम। 12 ग्राम प्लस 16 इंटू 2 ग्राम, ये कितना हो जाएगा, 16 टू जा 32, 32 प्लस 2 34, 30 प्लस 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा जी, यानी
द मास ऑफ रिएक्टेंट इज 44 ग्राम। एंड अब हम लोग प्रोडक्ट के मास को यदि कंपेयर करें तो प्रोडक्ट का मास यहाँ होगा कार्बन का 12 और प्लस 16 इंटू 2 मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का भी मास कितना है 44 ग्राम। सो हियर आल्सो दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स यहाँ भी द मास ऑफ रिएक्टेंट is just equal to the mass of प्रोडक्ट। हम किसी भी इक्वेशन को लेके और कोशिश कर सकते हैं, हम चाहे तो आगे और भी रिएक्शंस को लिया जा सकता है। जैसे जब सोडियम, जैसे एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं, करके देखना तुम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा आपस में तो ये बनाएगा, ये क्या बनाएगा साल्ट प्लस वाटर बनाएगा ना जी। और इसको घर में ट्राई करना है। ये सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस्ड होना चाहिए, इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए मतलब द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। हियर सोडियम इज 1 मतलब सोडियम के कितने एटम है यहाँ 1 है, यहाँ भी सोडियम का 1 एटम है, यहाँ क्लोरीन का 1 एटम, यहाँ भी क्लोरीन का 1 एटम, यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 एटम, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम। यानी ये रिएक्शन क्या है बैलेंस्ड है और हम इसको ट्राई कर सकते हैं। घर में आप लोग ट्राई करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन लिखिए, अधिक से अधिक इक्वेशन लिखिए और लिख कर उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अब दूसरा जो हम लोगों का लॉ है उसका नाम क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।